नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेन आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रवक्ता इतिहास। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड 4th ईयर की क्लास। इसमें भी आज अपना जो टॉपिक है वह पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। क्लियर? पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा यानी जनरली इनके बारे में बात करते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड सुधार आंदोलन लागू हुआ था। उसके बाद उसकी 10 साल बाद समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। कौन सा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया। उसमें जो 1919 के सुधार हैं उनकी जो निरीक्षण किया उन्होंने कि उसकी अच्छाइयाँ क्या रही, उसकी बुराइयाँ क्या रही, उसमें कमियाँ क्या क्या थी, किस प्रकार यह लागू हुआ और इससे ब्रिटिश शासन कैसे चला, आदि बातें उन्होंने देखी। देखने के बाद साइमन कमीशन भारत आया और उन्होंने देखा, फिर अपनी एक रिपोर्ट बनाई। जैसा कि आपको पता है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, डिस्कस करने के लिए लंदन में सरकार बदली, मजदूर दल की सरकार बनी, लेबर पार्टी की। तो उन्होंने भारतीयों को इसमें वाद विवाद हेतु बुलाया और इनके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। उससे पहले गांधी जी की लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। किंतु इस रिपोर्ट जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, इसके विरोध में नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नहीं, मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उन्होंने कहा भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाए, डोमिनियन स्टेट दिया जाए, तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता से था, यानी राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता से था, आदि निम्न बातों का वर्णन उन्होंने किया। किंतु नेहरू रिपोर्ट भी सफल नहीं हुई, क्योंकि जिन्ना ने भी अलग पंथ और संप्रदाय से अपनी 14 सूत्रीय मांग मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट के विरोध में दे दी ब्रिटिश सरकार। अतः सरकार तो फूट डालने की ही बात कर रही थी और वह इस चाल में सफल भी रही। अतः कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी अब हम एक जगह सभा की और उन्होंने कहा हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात करेंगे। जहां डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वतंत्रता, अब वहां हम बात करेंगे पूर्ण स्वतंत्रता की। अतः कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान देने योग्य बात यही है, पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में की गई थी। क्लियर? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह वर्ष के अंत तक नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले। कांग्रेस द्वारा प्रारंभ में किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। कलकत्ता अधिवेशन में निर्धारित की गई 1 वर्ष की समय सरकार का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया सरकार ने, तो यह समाप्त हो गया। दिसंबर 1929 में लाहौर में अधिवेशन प्रारंभ हुआ।
दिसंबर 1929 में। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। यानी लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। अतः कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में बहुत ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। यानी इस अधिवेशन में बहुत से प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किए, जो निम्न हैं, जिनमें अपने मुख्य देखेंगे। नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी है, अर्थात अब अधिराज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां पहले नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी, अधिराज्य की बात की गई थी, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत ही हमें स्वतंत्रता दी जाए, किंतु यह रिपोर्ट खारिज हो चुकी थी। अतः अब अधिराज्य डोमिनियन स्टेट की बात नहीं की जाएगी। एक और बात है बच्चों, जहाँ थोड़ा सा देख लेना आप, राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं। राष्ट्रमंडल नाम आया है, शब्द आया है, तो इसके बारे में भी थोड़ी आप जानकारी देख लें। राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जो देश ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। क्लियर? इसके सदस्य लगभग 50 से 51 हो सकते हैं। और आप देख लेना, यानी जहां जहां ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना थी, जो राष्ट्र उनके गुलाम थे, उन सभी को मिलाकर एक मंडल बनाया गया, जिसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है। और यह खेलों का आयोजन भी करता है, और इसकी जो अध्यक्ष होती है ब्रिटिश महारानी होती है। तो ये आज तक राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं। और राष्ट्रमंडल शब्द यही है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो राष्ट्र थे वह राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। क्लियर? भारत भी इसका सदस्य है और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेता है। क्लियर? पहली मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बारे में यही कहा गया कि जो डोमिनियन स्टेट राष्ट्रमंडल के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता दी जाए, वह बात खारिज हो चुकी थी। अब हम वह डोमिनियन स्टेट की मांग नहीं करेंगे, अब उसे अस्वीकार करेंगे। दूसरा, लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। यानी लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में यह बात भी पारित की गई कि जहां पहले अधिराज्य कांग्रेस के संविधान में शब्द था, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, और उस शब्द को हटा उसका अर्थ ये लिया जाएगा पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता, इससे कम नहीं लिया जाएगा। यानी अब पूरा का पूरा भारत देश आज़ाद ही होगा, अब डोमिनियन स्टेट की बात नहीं की जाएगी। अब पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। यानी एक ही लक्ष्य होगा राष्ट्रीय आंदोलन का कि पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज। क्लियर? उपयुक्त अनुसार केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा गठित समितियों का पूर्णतः बहिष्कार किया जाएगा। जो केंद्रीय विधानमंडल है, जहाँ पर भारतीय भी निर्वाचित हो गए जाते थे, प्रांतीय विधानमंडल हैं, उनमें भी भारतीय इलेक्शन में भाग लेते थे, और जो ब्रिटिश सरकार की समितियां बनती थी, उसमें भी भारतीय सम्मिलित होते थे। अतः उनका पूर्णतः से अब बहिष्कार कर दिया जाएगा। यानी कोई भी भारतीय जो कांग्रेस ने ये बात कही कि कोई भी भारतीय अब इनमें भाग नहीं लेगा, न केंद्रीय विधानसभाओं में, न प्रांतीय विधानसभाओं में, न ही सरकार द्वारा गठित किसी भी समिति में कोई भी भारतीय भाग नहीं लेगा, प्रांतीय विधानमंडलों में और केंद्रीय विधानमंडलों में। भविष्य में होने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। यानी इन फ्यूचर में अगर कोई इलेक्शन होंगे तो उन सभी का बहिष्कार किया जाएगा। यानी अब भारतीय किसी भी
चुनाव में भाग नहीं लेंगे और न ही सरकार के प्रति सहयोग की नीति को अपनाएंगे, यानी सभी का बहिष्कार कर दिया जाएगा। क्लियर? सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। क्लियर? इसकी ये प्रमुख बातें थी। पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी। भारत के पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य का समुचित समारोह पूर्वक और बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से स्वागत किया गया। जैसे ही 31 दिसंबर 1931 को मध्य रात्रि का घंटा बजा और कांग्रेस द्वारा कलकत्ता में 1928 में 1 वर्ष पूर्व दिए गए अल्टीमेटम की तारीख समाप्त हुई, वैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। यानी 1 साल पूरे हो चुके थे सरकार को कि आपको अल्टीमेटम है कि आप ये बातें माने, किंतु सरकार ने कोई बात नहीं मानी। अतः 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जैसे ही 12 बजे का मध्य रात्रि का घंटा बजा तो नेहरू जी ने भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। क्लियर? कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया जाएगा। यानी 2 जनवरी 1930 को यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्लियर? इस दिन लोगों को महात्मा गांधी द्वारा तैयार की गई पूर्ण स्वराज्य शपथ का वचन लेना था। यानी इस दिन गांधी जी ने एक शपथ बनाई और कहा कि जो भी लोग हैं इस शपथ को लेंगे कि भारत को पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति कराएंगे। क्लियर? और 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। अब डोमिनेंट स्टेट की बात कांग्रेस के संविधान में नहीं रही। अब स्वराज्य से मतलब पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता से हो गया। इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट एक और इसमें ऐड होता है पूना पैक्ट, वो भी हम देख लें। ये टॉपिक भी BA B.Ed पार्ट 3 से ही संबंधित है। क्लियर? BA B.Ed पार्ट 4 से, सॉरी, BA B.Ed पार्ट 4 से ही संबंधित है और उन्हीं के सिलेबस में है पूना पैक्ट, जो हम पढ़ेंगे। समझौता। पूना पैक्ट महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ था और यह पूना पैक्ट कहलाया। पूना में हुआ था। हुआ क्या? सांप्रदायिक निर्णय कॉमनवेल्थ अवार्ड से इसकी स्टार्टिंग होती है, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम बना था उसमें जो साइमन कमीशन थी उसकी सारी बातें मान ली गई थी। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, पर उन्होंने वहां जाकर देखा मुसलमान दलित वर्ग के नेता अंबेडकर जी और अन्य जो भारत में एंग्लो इंडियन थे, यूरोपियन थे, सिख थे, उन सभी ने अलग अलग आरक्षण की बात कही कि हमें सभी को अलग अलग हमें निर्वाचित सीटें, आरक्षित स्थान दिया जाए। गांधी जी इस बात से बड़े दुखी हुए। अतः ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पूना पैक्ट की बात कही, मतलब कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया कि हम अब क्या क्या करेंगे ये आप देख लो। अतः द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदायों एवं दलित वर्गों के लिए पृथक पृथक निर्वाचक मंडलों के विषय पर कोई सहमति नहीं हो सकती थी। अतः सम्मेलन ने
सम्मेलन ने इस समय के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया तथा तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। यानी उन्होंने सभी संप्रदायों को साथ लेकर चलने की बात की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवॉर्ड कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्णय कहा जाता है। इस निर्णय के अनुसार मुसलमान, यूरोपीय, सिख मतदाताओं को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों में मतदान कर अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया या चुनाव करेंगे। दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। यानी अंबेडकर जी ने जिसकी मांग की थी उनके लिए भी एक अलग निर्वाचन की बात उन्होंने कह दी। खास तौर पर दलितों को अनुसूचित जाति के नाम से पृथक संप्रदाय के रूप में स्वीकार किया गया। तथापि मैकडोनाल्ड ने हिंदुओं और दलित वर्गों में आपसी सहमति से तैयार की गई किसी वैकल्पिक योजना को स्वीकार करने का भी वचन दिया था। क्लियर? यानी जहाँ सिखों, मुस्लिमों को अलग अपने आरक्षित वर्ग में अपना व्यक्ति चुनने का अधिकार दिया गया, वहीं अनुसूचित जाति को भी अलग विधानमंडलों में स्थान आरक्षित करने की बात उन्होंने कह दी। गांधी जी को यह बातें पसंद नहीं आई, उनको स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा दलित भारत में हिंदू वर्ग का ही एक हिस्सा है। अच्छा, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि इस तरह की बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विचार का कड़े शब्दों में विरोध किया तथा घोषणा की थी कि वह अपना जीवन देकर भी इसका प्रतिरोध करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की जो चाल थी फूट डालने की, वो इसमें महसूस हो रही थी। अतः गांधी जी ने कहा कि मैं अपना जीवन देकर भी इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा, विरोध करूंगा इसका। अपने संकल्प की वास्तविकता के बारे में गांधी जी ने 18 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा कि वह यरवदा जेल में, जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था, 20 सितंबर को आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे और यह तभी समाप्त होगा जब योजना की समीक्षा की जाएगी। यानी अब योजना की समीक्षा की जाएगी जब मैं मेरा अनशन तोड़ूंगा और मैं आमरण अनशन करूंगा। तथा सामान्य निर्वाचन मंडल पुनः स्थापित किया जाएगा, यानी सामान्य ही बात की जाएगी। अतः गांधी जी के उपवास ने पूरे देश में बड़ी उत्तेजना एवं चिंता उत्पन्न कर दी। यानी गांधी जी के इस प्रकार जो आमरण अनशन की जो बात थी उसे लेकर पूरे देश में एक चिंता की बात हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की और हिंदुओं में जो दलित वर्ग है उसको अलग करने की बात उन्होंने कह दी। यानी अब जो दलित वर्ग है उन्हें आरक्षित कर दिया गया। गांधी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें इस बात के लिए कहा कि ऐसा निर्णय मैं नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। अतः उन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस बात को लेकर पूरे देश में माहौल बन गया, उत्तेजना एवं चिंता तनाव उत्पन्न कर दी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने दलित वर्ग लीग के नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सहित विभिन्न जातियों एवं राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाया। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय व दलित वर्ग के नेता और अन्य विभिन्न जातियों के जो राजनीतिक नेता थे उन सभी का एक सम्मेलन उनको बुलाया। सम्मेलन में अंततः गांधी जी के उपवास के छठे दिन 25 सितंबर 1932 को पूना में एक समझौता हुआ, यानी दोनों के मध्य समझौता हुआ, गांधी जी और दलित वर्ग के नेताओं के मध्य, जिसमें शर्तों के आधार पर सामान्य निर्वाचन मंडल बनाए जाने संबंधी में सहमति प्रकट हुई। यानी दलित नेताओं और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ और उनका सामान्य निर्वाचक मंडल ही बनेगा और अगर आरक्षण चाहिए तो वो हम कांग्रेस के भीतर ही दिया जाएगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। ये दो शर्तें थी। प्रथम,
विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक निर्णय में केवल 71 सीटें ही थी। यानी जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेगन मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने 71 ही सीटें दी। वहीं गांधी जी ने दलित नेताओं को सबको बुलाकर कहा, आप सभी को आरक्षण जो भी है वो हम देंगे। अतः दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे, केंद्रीय विधानमंडलों में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। यानी केंद्रीय विधानमंडलों में जहाँ सीटें कम होती है वहाँ उनको 18 सीटें दे दी गई। क्लियर? इस प्रकार गांधी जी और दलितों के मध्य, बोलते हैं दलित वर्ग के जो वर्ग के जो नेता थे उनके मध्य समझौता हुआ 25 सितंबर 1932, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, जिनमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेगन मैकडोनाल्ड ने जहां दलित वर्ग को अलग से आरक्षण देने की बात कही, वहीं गांधी जी ने इस बात को लेकर आमरण अनशन किया 20 सितंबर से, और 25 दिसंबर 6 दिन बाद 1932 को 20 और 6 दिन हो गए, 20, 21, 22, 23, 24, 25, छठे दिन 25 सितंबर 1932 को गांधी पंडित मदन मोहन मालवीय ने दलित वर्ग के नेताओं और का एक सम्मेलन बुलाया और उन्हें जो भी बात थी उनकी बात को सुना और उन पर उचित कार्रवाई की। अतः गांधी जी और दलित वर्ग के नेताओं के मध्य एक जो समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये आपके सामने दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई, पूना पैक्ट और इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पूर्ण स्वतंत्रता। क्लियर? इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। और आपको कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू।